हाय एवरीवन। आज हम लोग एक नए चैप्टर ऑप्टिक्स के डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्टिक्स बेसिकली फिजिक्स का वह ब्रांच है जो बेसिकली लाइट और उसके प्रॉपर्टीज को डील करता है। सो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with light and its properties। ऑप्टिक्स में बेसिकली हमारा फोकस लाइट और उससे होने वाले जो फेनोमेनन है उसको हम लोग बेसिकली हम पढ़ाई करते हैं ऑप्टिक्स के चैप्टर में। ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज रे ऑप्टिक्स एंड सेकेंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में बेसिकली जो लाइट का वेवलेंथ है और जो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन है उसके आधार पे ऑप्टिक्स को बेसिकली रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में बांटा गया है। रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, तो लाइट का वेवलेंथ है और जो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन है, लाइट का वेवलेंथ ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है उसके कंपेरिजन में काफी स्मॉल होता है। इस केस में वेवलेंथ इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। रे ऑप्टिक्स में जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंस, मिरर, इन सब के बारे में हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। वहीं पे वेव ऑप्टिक्स में जो वेवलेंथ है और जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो कंपेरेबल होता है। यहाँ पे जो लाइट का वेवलेंथ है वो कंपेरेबल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब वेवलेंथ ऑफ लाइट अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपेरेबल होगा उस केस में जो लाइट का वेव नेचर है वह ज्यादा डोमिनेट करने लगता है। इस कारण से इसे हम अलग पढ़ते हैं और रे ऑप्टिक्स को अलग से हम पढ़ते हैं। अभी हम लोग रे ऑप्टिक्स को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग वेव ऑप्टिक्स को देखेंगे। अब हम लोग लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइट का, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यह विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करते हैं और जो वेव है वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। तो इस केस में क्या होता है,
सपोज यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है और यह जेड एक्सिस है। तो मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है। तो इस केस में जो लाइट वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वह उसका डायरेक्शन प्रोपागेशन हो जाएगा एक्स के डायरेक्शन में। इट मीन्स जी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है और जी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें वेवलेंथ के हिसाब से इसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसे बेसिकली मेजरली 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसे हम लोग देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट है वो है गामा रे, सेकेंड है एक्स रे, थर्ड है अल्ट्रा वायलेट रे, फोर्थ इज विजिबल लाइट, नेक्स्ट है इंफ्रारेड, नेक्स्ट इज माइक्रोवेव एंड लास्ट इज रेडियो वेव। तो ये सारे का जो डिवीजन किया गया है यह वेवलेंथ के हिसाब से किया गया है। अगर हम अब डायरेक्शन में मूव करें तो यहाँ पे जो वेवलेंथ होता है यह डिक्रीज करेगा और इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वह इंक्रीज करेगा। सो यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा विजिबल लाइट पे। तो विजिबल लाइट के वेवलेंथ की बात करें तो ये अप्रोक्स में 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। तो यहाँ पे आप इसे आप याद कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये जो सीक्वेंस है इससे कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसे आप, इसका जो ऑर्डर है इसे आप याद कर लें ताकि अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसे कर पाओगे। तो यहाँ पे चूंकि जो लाइट है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसका कुछ स्पीड भी होगा। तो स्पीड ऑफ द वेव की बात करें ये होता है वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। अगेन 1 अपॉन टाइम पीरियड को लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो इस केस में जो स्पीड ऑफ द वेव हो जाएगा वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। सो ये जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सारे का स्पीड वैक्यूम में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होता है। इट मीन्स अगर मान लो यहाँ पे दो मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2, और यह लाइन इस दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। मान लेते हैं यहाँ से एक लाइट रे यहाँ से आ रहा है और यह दूसरे मीडियम में
ये रे चली जाती है। तो इस केस में देखें तो यहाँ पे फर्स्ट मीडियम में मान लेते हैं वेवलेंथ लैम्डा 1 है और स्पीड ऑफ द वेव v1 है और फ्रीक्वेंसी f1 है। सेकेंड केस में मान लेते हैं वेवलेंथ लैम्डा 2 है, स्पीड v2 है और फ्रीक्वेंसी f2 है। तो जब भी जो लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उस केस में इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। इट मीन्स जो पहले वाले मीडियम में फ्रीक्वेंसी है यह दूसरे वाले मीडियम में फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। और हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी हो जाएगा स्पीड अपॉन वेवलेंथ। इट मीन्स v1 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल टू v2 अपॉन लैम्डा 2। तो अगर कहीं भी अगर कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो तो इस केस में हम फ्रीक्वेंसी को इक्वेट कर सकते हैं और इस रिलेशन का यूज करके हम न्यूमेरिकल्स में उसका यूज ले सकते हैं। सो अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फेनोमेनन को डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लिखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको समझने के लिए मान लेते हैं हमारे पास मीडियम 1 है और मीडियम 2 है और यह दोनों मीडियम एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और यहाँ पे यह जो लाइन है इस दो मीडियम को यह इस दोनों मीडियम का एक तरह से बाउंड्री लाइन है। तो मान लेते हैं एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट किया तो इस पॉइंट पे हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो इस केस में क्या होगा जो लाइट यहाँ पे आ रहा है इसका कुछ पार्ट सेम मीडियम में टर्न बैक हो जाएगा। इट मीन्स इसका कुछ पार्ट सेम मीडियम में चला जाएगा और कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में जाएगा। तो इस केस में जो लाइट सेम मीडियम में चला गया इस फेनोमेनन को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट और जो दूसरे मीडियम में चला गया इसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो ये जो इसे कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। सो अगर रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट को अगर हम डिफाइन करें when a ray of light strikes the boundary separating two medium, a part of the light turned back into same medium this is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसके हम लोगों ने बेसिक जो डेफिनेशन है इसे हम लोगों ने देखा।
अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोगों ने देखा कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उस केस में उसका कुछ पार्ट सेम मीडियम में वापस आ जाता है, इसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये मीडियम वन है, यहाँ पे मान लेते हैं कि यह पॉलिश किया हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे जो भी लाइट होगा यहाँ पे सेम मीडियम में सारा पार्ट यहाँ पे सेम मीडियम में चला जाएगा। तो यहाँ पे मान लो कि लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, तो जो रे इंसिडेंट करेगा इसे बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे यह मीट करेगा इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे सपोज मैं इसे P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगेन हम इस P पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ से इस सरफेस पे, तो ये कहलाएगा नॉर्मल। और हम जानते हैं यह सरफेस कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग है, तो इस केस में क्या होगा, जो भी लाइट है यह सेम मीडियम में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखें यह इंसिडेंट रे हो गया, यह नॉर्मल इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, और जो रे एक सेम मीडियम में टर्न बैक हुआ इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे देखें इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल है इसके बीच जो एंगल होगा इसे बोलेंगे इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनेगा इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। अब हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को देखते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मीन्स इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है यह हमेशा इक्वल होगा। सेकेंड लॉ कहता है incident angle, reflected angle and normal at the point of incident will lie in the same plane. It means जो इंसिडेंट एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल है और नॉर्मल है, अगर हम यहाँ पे एक ये जो मान लो ये बोर्ड का प्लेन है, तो सपोज दैट ये इस बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है और नॉर्मल भी बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है यह भी इस बोर्ड के प्लेन में लाई करेगा। तो सेकेंड वाला लॉ लिखते हैं इंसिडेंट रे reflected ray and normal at the point of incidence will lie in the same plane. सो बेसिकली यह दो बेसिक लॉ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के, जो कि आगे आने वाले टॉपिक्स में काफी हेल्प करेंगे।
सो अब हम लोग जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में है, दो स्पेशल केस है उसे डिस्कस करते हैं, जो कि आगे आने वाले जब हम मिरर फॉर्मेशन करेंगे तो उस केस में स्पेशल केस का यूज करके हम इजिली मिरर को फॉर्म कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पेशल केस इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो स्पेशल केस में बेसिकली दो केस डिस्कस करते हैं। पहला है नॉर्मल इंसिडेंस। इस केस में क्या होगा, जो इंसिडेंट रे है वह जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पर नॉर्मली इंसिडेंट करेगा। जैसे मान लो यह एक स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ पे नॉर्मली सपोज ये पॉइंट पी है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहाँ पे जो नॉर्मल हो जाएगा कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे जो नॉर्मल है, जो इंसिडेंट रे है इसी नॉर्मल के अलाउ यहाँ पे आएगा। तो इस केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालें तो ये होगा 0 डिग्री, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार जो रिफ्लेक्टेड एंगल होना चाहिए वो भी 0 डिग्री होना चाहिए। इट मीन्स कि जो रे है सेम पाथ को रिट्रेस करके वापस चला जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, रे विल रिट्रेस इट्स सेम पाथ। सो हम लोग नॉर्मल इंसिडेंट्स का आगे काफी यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो निकालना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है सेम रे को रिट्रेस करता है। सेकेंड देखेंगे ग्रेजिंग इंसिडेंस। इस केस में क्या हुआ है, इंसिडेंट रे फॉल्स टेंजेंशियली। अगेन इसे हम स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट को पी से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा इंसिडेंट रे है इस पॉइंट पे टेंजेंशियली फॉल करेगा। इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड है, और नॉर्मल। तो यहाँ पे देखें जो इंसिडेंट एंगल है वो है 90 डिग्री, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार जो रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा वो भी 90 डिग्री। इट मीन्स कि जो लाइट है बिना किसी डेविएशन के सेम पाथ में बिना डेविएट किए हुए पास कर जाएगा इस पॉइंट पी से। तो इस केस में क्या होगा, जो इसका इंसिडेंट रे है उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, और जो इसका जो वेलोसिटी है इंसिडेंट रे का वह यहाँ पे कांस्टेंट होगा, जबकि यहाँ पे देखें इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इस केस में जो वेलोसिटी होता है वह सेम होता है, वेलोसिटी विल रिमेन सेम। तो इस तरह से हम लोगों ने नॉर्मल इंसिडेंस और ग्रेजिंग इंसिडेंस का केस देखा। तो अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे एक प्लेन मिरर है,
और एक इंसिडेंट रे इस प्लेन मिरर पे इस पॉइंट पे मीट कर रही है, और यह इंसिडेंट रे इस वाले मिरर से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पे एक वाल है जो कि इस पॉइंट पी से 10 मीटर की दूरी पे है। तो हम जानते हैं जो ये इंसिडेंट रे आ रही है ये रिफ्लेक्ट करेगी और इस वाल पे कहीं पे सपोर्टेड क्यू पे यहाँ पे मीट कर रही है, और ये वाल इस वाले मिरर पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है और सपोर्टेड ये पॉइंट आर है। तो हमें बेसिकली ये जो हाइट है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप लोग एक बार ट्राई करें, फिर हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो हम जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में रिफ्लेक्टेड रे निकालने के लिए हमें इस पॉइंट पी पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। उसके बाद हम एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालेंगे। हम जानते हैं जो एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट एंगल होता है वह नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे है उसके बीच का एंगल होता है। तो हमें यहाँ पे ये 60 दिया हुआ है और ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। और फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम जानते हैं जो इंसिडेंट एंगल होता है वह रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो नॉर्मल होता है वह सरफेस पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये 30 है तो ये अगेन 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें जो ये लेंथ है 10 है और मुझे ये वाला हाइट निकालना है और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 60 इक्वल टू h अपॉन पी आर। इट मीन्स h अपॉन 10 इक्वल टू 10 60 का मान हो जाएगा √3। तो यहाँ से हाइट आ जाएगा 10√3 मीटर। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा और आप सबका भी आंसर 10√3 ही आ रहा होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्फेरिकल सरफेस है, यह सेंटर, इसे हम 0,0 कोऑर्डिनेट मान रहे हैं और इसका जो रेडियस है r है। तो इसमें बोला जा रहा है कि हमारे पास एक इंसिडेंट रे आ रही है जो कि इस वाले एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और यह इस वाले जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसमें टकराने के बाद यह एक वर्टिकल डायरेक्शन में जा रही है, मतलब इंसिडेंट रे हो गया और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो कोऑर्डिनेट होगा x, y ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे आप लोग एक बार ट्राई करो, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसे ट्राई किया होगा। जिसका नहीं हुआ वो लोग आप लोग एक बार इसके सॉल्यूशन को देखो। तो यहाँ पे देखो तो हम जानते हैं जो ये इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके जो बीच का एंगल होगा यानी जो नॉर्मल होगा, यानी इस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा ये सेंटर से पास करेगा। ये एक सर्किल का एक प्रॉपर्टी है कि नॉर्मल होता है किसी पॉइंट पे वह इसके सेंटर से पास करता है। तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं पहले। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। हम जानते हैं जो इंसिडेंट एंगल सपोज थीटा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल थीटा होगा।
और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है वो 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो यहाँ पे जो 2 थीटा हो जाएगा ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो थीटा हो जाएगा 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। इट मीन्स यह थीटा हो जाएगा 45 डिग्री और यह हो जाएगा 45 डिग्री। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो ये रे है इस एक्सिस के पैरेलल है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। हम जानते हैं ये रेडियस है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा r cos 45 डिग्री। इट मीन्स r/√2 और यह निगेटिव डायरेक्शन में है तो हो जाएगा माइनस साइन। अगेन y कोऑर्डिनेट हो जाएगा r sin 45। इट मीन्स r/√2 और ये एक्सिस के ऊपर है, इट मीन्स ये पॉजिटिव होगा और एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा -r/√2 एंड r/√2। तो इस तरह से जो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -r/√2 एंड +r/√2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसके सॉल्यूशन को देख सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हो। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने सर्किल लिया था, इस क्वेश्चन में हम लोग पैराबोला एक ले रहे हैं। तो यह ओरिजिन हो गया और ये पैराबोला हो गया x=y²। तो अगेन इसमें क्या है, एक इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से जा रही है, यानी इंसिडेंट रे एक्स एक्सिस के पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल डायरेक्शन में, इट मींस y एक्सिस के पैरेलल है। तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमें पूछा जा रहा है कि जो पॉइंट होगा x और y ये क्या होगा। इट मींस यह किस जो इंसिडेंट रे है ये किस पॉइंट पे मीट करेगा ताकि रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा। और यह जो पैराबोला है ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो आप लोग इसे एक बार ट्राई करो, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो आशा करता हूं आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो ये जिस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही है ये रे, हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये नॉर्मल हो गया और इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो हम जानते हैं किसी भी पॉइंट पे कर्व है तो उसमें जो टेंजेंट होता है और नॉर्मल होता है यह 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा 90 डिग्री। और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये जो एंगल होगा, सपोज दैट ये इंसिडेंट एंगल थीटा है तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल थीटा होना चाहिए। अगेन 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये एंगल 45 हो जाएगा और ये एंगल 45 हो जाएगा। और हम जानते हैं ये जो नॉर्मल है और टेंजेंट है ये बनाता है 90 डिग्री का एंगल। ये 45 हो गया तो ये 45 हो जाएगा और ये 45 होगा तो ये भी 45। तो हमें बेसिकली जो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका जो मैं स्लोप निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस से जो एंगल है उस टेंजेंट लाइन का वो मुझे पता है। तो अगर हम इस पॉइंट पे स्लोप निकालें, स्लोप ये हो जाएगा 10 45।
यानी 1। और यहाँ पे अगर देखें ये जो इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू रूट एक्स, अगर इसका जनरल स्लोप निकालें तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। इस पॉइंट पे बात करें तो स्लोप 1 है, तो इसे अगर सॉल्व करोगे तो वहाँ x का वैल्यू आ जाएगा 1/4, और जब यहाँ पे इसमें पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से जो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा 1/4 अपॉन 1/2। तो इस तरह से जो ये पॉइंट होगा जहाँ पे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगी, वो जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4, 1/2। तो आई होप आप लोग इसे एक बार अच्छे समझ लो। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालो, मैं इसे अगले सेशन में दोबारा समझाऊंगा। तो अब हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन आपको आगे भी आने वाला है काम, जैसे प्रिज्म हो गया या फिर स्लेब हो गया। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है तो हमें इसका कंसेप्ट अगर हम अभी जानेंगे तो आगे इसे समझने में आसानी होगी और सारे कंसेप्ट को। तो अब देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन को हम इससे भी डिनोट करते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो सिंपल शब्दों में अगर इसके हम डिफिनेशन को लिखें, इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो इसे अगेन अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू देखें, दिस इज द इंसिडेंट रे, सपोज दैट ये पॉइंट पी पे इंसिडेंट कर रही है। अगेन हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से जाएगा। अगर ये एंगल आई है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये एंगल भी आई हो जाएगा। तो अगर हम एंगल ऑफ डिविएशन के डिफिनेशन को देखें, इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट से इंसिडेंट रे को और आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जो ये इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे, जो इसके बीच का जो एंगल होगा ये कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। अगेन एंगल को हम दो तरह से मेजर कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। तो इस तरह से जो एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, अगर एंटी क्लॉकवाइज देखें, लेमडा एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जो ये देखो मुझे निकालना है ये एंगल, तो ये एंगल 180 हो जाएगा और ये 2i। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पाई माइनस 2i, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक। अगर हम दूसरा एंगल देखें इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक पाई है और यहाँ से यहाँ तक 2i है। तो यहाँ पे जो नेट एंगल हो जाएगा पाई प्लस 2i, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरह से आप इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है इसके बीच का जो एंगल हो उसे निकाल सकते हो और वही हमारा एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। तो ये तो रही बात एंगल ऑफ डेविएशन की, और आप इसे आसानी से निकाल सकते हो, इसमें आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं।
तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करें तो आप पूरे ऑप्टिक्स में खासकर रे ऑप्टिक्स में देखो तो हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज इसका कंसेप्ट पूरा मतलब क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपका जो भी लेंस मिरर जो इमेज फॉर्मेशन है वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो पहले हम जो ऑब्जेक्ट और इमेज का कंसेप्ट यूज होता है उससे हम लोग देखते हैं, ताकि आगे आने वाले टॉपिक में हमें कोई परेशानी ना हो। तो हेडिंग लिखते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो हम पहले ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करें तो ऑब्जेक्ट बेसिकली होता है इट इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इसका अगर डिफिनेशन लिखें तो इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इसे हम एग्जांपल से देखते हैं। सपोज दैट हमारा एक मिरर है, सपोज दैट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे वो रखा हुआ है। तो अब जो ये ऑब्जेक्ट है इससे इस मिरर पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आ रही है, मतलब अनंत रे आ रही है। तो हम जब इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो हमें मिनिमम 2 रे की आवश्यकता होती है। तो हम इमेज फॉर्मेशन के लिए उनमें से कोई दो रे को उठाएंगे और वहां पे उसके थ्रू हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से कोई भी 2 रे लेंगे। यहाँ पे सपोज दैट मैंने ये ले लिया और ये ले लिया। तो यहाँ पे जो हमारा इंसिडेंट रे देखें तो इस पॉइंट पे मीट कर रही है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यह जो पॉइंट है इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे देखें जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रियली में मीट कर रही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे होता है उसमें रियल में इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। जैसे मान लो एक रे आ रही है यहाँ पे यहाँ से और दूसरी रे आ रही है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे एक रे यहाँ पे आ रही है, एक रे यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे तो मिरर है तो अब आगे तो रे जाएगा नहीं, जाने वाला है नहीं। तो यहाँ पे कभी भी रियल में इंटरसेक्शन नहीं होगा। इस केस में क्या करते हैं, हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं आगे। तो यहाँ पे जो रे है रियल में नहीं मिल रही है, लेकिन हमको लोग क्या करते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं यहाँ पे मिट करेगी आगे एक्सटेंड कराने पे। तो इस केस में ये पॉइंट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो रे है रियल में मिट कर रही है और यहाँ पे हमने एक्सटेंड करा के मिट कराया है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है 2 टाइप होता है, एक रियल ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट वो होगा जो कि किसी रियल पॉइंट पे मिट करे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो होगा जिससे कि लगे कि वह किसी पॉइंट पे मिट कर रही है, मतलब उसका रियल में इंटरसेक्शन नहीं होता है। तो अगेन ऑब्जेक्ट 2 टाइप का हो गया, रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पे जो इंसिडेंट रे होगा, इंसिडेंट रे मिट एक्चुअली, जैसा कि फर्स्ट वाले एग्जांपल में देख सकते हो यहाँ पे रियल में इस पॉइंट पे इंसिडेंट रे मिट कर रही है। दूसरा होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, इंसिडेंट रे प्रतीत होगा किसी पॉइंट पे मिट करते हुए। इंसिडेंट रे appears to meet at a point।
तो इस केस में देखो ये वाला ऑब्जेक्ट रियल हो जाएगा और ये वाला ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाएगा। तो ये था ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट। तो आप लोग आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अब हम लोग देखेंगे इमेज। इमेज क्या होता है इसके कंसेप्ट को देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या था, ये था पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और इमेज क्या होता है, इट इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। तो पहले वाले में इंसिडेंट रे का देखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट और दूसरे वाले में रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है। तो इसका अगर डिफिनेशन लिखें, इट इज द पॉइंट ऑफ द intersection of reflected rays। अगेन इसको समझने के लिए जो हम लोगों ने पहले बनाया था उसी तरह का डायग्राम बनाते हैं। तो पहला जो केस था हमने रियल ऑब्जेक्ट लिया था और यहाँ पे दो इंसिडेंट रे बनाया था। दूसरे केस में क्या था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पता चल गया, अब हमें निकालना है इमेज। तो इमेज क्या होता है, इट इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। तो हम जानते हैं रिफ्लेक्टेड रे निकालने के लिए जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का बेसिक रूल है उसे अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे निकालने के लिए इस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट पे भी नॉर्मल। सपोज दैट ये एंगल आई है, ये एंगल आई डैश है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ये भी आई होगा और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ये भी आई डैश होगा। तो यहाँ पे देखो जो रिफ्लेक्टेड रे है ये डाइवर्जिंग नेचर का है, मतलब एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। तो इसका कभी भी रियल में इंटरसेक्शन पॉसिबल है नहीं। तो इस केस में क्या करेंगे, हम देखेंगे ये कहाँ से कहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। आई मीन कि यहाँ पे हमें इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे इस पॉइंट इस लाइन को। तो ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा हमारा इमेज। उसी तरह से यहाँ पे देखें, हमें यहाँ पे भी रिफ्लेक्टेड निकालना है। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सपोज दैट ये एंगल आई है, ये आई डैश है। तो ये कहीं यहाँ पे मिट करेगा, ये एंगल हो जाएगा आई डैश और ये एंगल आई। तो यहाँ पे देखो ये इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए इमेज ये हो जाएगा और यहाँ पे इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए इमेज ये हो जाएगा। तो जिस तरह से ऑब्जेक्ट रियल और वर्चुअल होता था उसी तरह से इमेज भी रियल या वर्चुअल हो सकता है। तो रियल इमेज वो हो जाएगा जो कि जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे रियल में इमिट करेगा और वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज वो होगा जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे अपियर टू मीट, मतलब वहां पे प्रतीत होगा मिलता हुआ लेकिन वहां पे रियल में इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे इमेज अगेन कैन बी रियल और वर्चुअल। रियल इमेज क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे मीट एक्चुअली। और वर्चुअल इमेज में क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे appears to meet। तो यहाँ पे देखो
इस केस में क्या है, अपियर टू मीट है, तो ये हो जाएगा वर्चुअल इमेज। और इस केस में क्या है, रियल में इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये हो जाएगा रियल इमेज। तो इस तरह से आप लोगों ने जो ऑब्जेक्ट और इमेज का कंसेप्ट है उसे आप लोगों ने समझा होगा। तो आप इसे ध्यान रखना, ताकि जो पूरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है या फिर रे ऑप्टिक्स है, आगे आने वाले टॉपिक्स में ये हर जगह काम आने वाला है।